गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 10th क्लास की जो वर्कशीट नंबर 43 हम लोग करेंगे। आज की डेट है 12/10/2020 और क्लास है 10th साइंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं वो या तो तत्व की फॉर्म में होते हैं, या मिश्रण की फॉर्म में होते हैं, या यौगिक की फॉर्म में होते हैं। तत्व मतलब एलिमेंट, मिश्रण मतलब मिक्सचर, और यौगिक मतलब कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। तत्व वो होते हैं बेटा जो कि ऐसे पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोडियम के सारे एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है, सारे अणु एक जैसे हैं। मैग्नीशियम के सारे अणु एक जैसे हैं, तो उनको तत्व कहा जाता है, जिनको कि एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो हमारी सारी आ जाती है ना, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, ये सारे के सारे जो कि कोई फिक्स अमाउंट में मिलकर ना बनी हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे दाल में कंकड़ आ जाते हैं, कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं, ठीक है। और लेकिन यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो होते हैं जो कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक फिक्स कॉम्पोजिशन में बनते हैं। जैसे H2+O2 जो है वो मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो ये होता है तत्व में, मिश्रण में और यौगिक में अंतर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आगे। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोना हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ओके, फिर है अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। मतलब 118 में से सिर्फ 98 ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बाकी हम लोगों ने मैन मेड हैं। ओके, अब है कि हमें वर्गीकरण की भाई आवश्यकता ही क्यों है। आप अपने घर में चीज़ों को क्यों व्यवस्थित करते हैं? कपड़ों की जो अलमारी है वो आपकी अलग है, शूज़ की रैक अलग है, ठीक है, किचन में बर्तन अलग हैं। क्यों? ताकि वो व्यवस्थित लग सके। तो इसी तरह से तत्वों को भी जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसकी नीड क्या होती है कि उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखना होता है, ठीक है। और उसके अलावा उनका जो अध्ययन करना होता है वो भी आसान हो जाता है। ऑब्वियसली जो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको पढ़ना भी आसान है, उसको समझना भी आसान है। ओके, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम दो चीज़ों में वर्गीकरण करते हैं, धातु तथा अधातु, ठीक है। सबसे पहले जो किया गया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में किया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमें तत्वों के बारे में पता चलता गया, उनके गुण पता चलते गए, तो उसके बाद हम लोगों ने उनको धीरे धीरे उनकी वर्गीकरण और ज़्यादा करते रहे। जैसे कि पहले हमें मेटलॉइड्स के बारे में, उपधातुओं के बारे में नहीं पता था, सिर्फ धातु और अधातु पता थी। लेकिन अब हमें जब सबसे स्टार्टिंग की गई 1817 में, तो डॉब्रेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, विशेषज्ञ थे बेसिकली। उन्होंने समान गुण धर्म वाले, मतलब जिनके की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का एक बहुत अच्छी कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार उन्होंने क्रम से एलिमेंट्स को, तत्वों को लगाया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये तत्व में लगाया हुआ है। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो पहला एलिमेंट था, जैसे इसमें लिथियम है, और तीसरा एलिमेंट है जो इसमें पोटेशियम है। अगर लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को देखा जाए, ठीक है, उनका औसत निकाला जाए, तो वो बीच वाले के बराबर था। अभी मैं समझाती हूँ ढंग से। ये देखो, उदाहरण के लिए जैसे लिथियम एंड सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। अब लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो देखो, क्रमशः ये लिखा हुआ है ना, 6.9 है, ठीक है। और सोडियम का कितना है? 23 है। और पोटेशियम का कितना है? 39 है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा करीब 23 के करीब, ठीक है। और वही हमारे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। औसत कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज 6.9 है, ठीक है, 6.9 और 39.0, तो ये हमारा हो गया 45.9। इसका औसत 2 से डिवाइड करने पे निकलेगा, तो 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 23 के करीब आएगा, और वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो डॉब्रेनर का तरीका क्या था कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज निकालें तो उसका जो मान होगा, उसकी जो आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास। यहाँ तक सबको क्लियर है?
इन्होंने स्टार्ट करा था डोब्रेनर ने, तो उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जो ज्ञात तत्व थे उसमें केवल 3 ही त्रिक हो सके थे। मतलब ये वाले जो त्रिक उन्होंने बनाए हैं, ट्रायड कहते हैं इसको, ये 3 ही से उनको ये कन्फर्मेशन मिली थी कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। सभी एलिमेंट्स में, सभी तत्वों में ये बिल्कुल सही नहीं लग पा रहे थे, ठीक है। तो ये इनका ज़्यादा सिद्धांत चला नहीं। उसके बाद न्यूलैंड ने करा था। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सा रे गा मा पा ध नी सा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, अंदर के जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, परमाणु भार के हिसाब से जब तत्वों को लगाया तो उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी थी वो 8th की प्रॉपर्टी के बराबर थी। जैसे कि लिथियम है, जो यहाँ पर ये लिथियम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के बराबर है, ठीक है, सोडियम के सेम है। इनके जो गुण धर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो ये इन्होंने सिद्धांत बताया था कि 1 and the 8th एलिमेंट आर सेम। लेकिन इसकी भी सीमाएँ थी, क्योंकि यह नियम केवल 20 एलिमेंट्स तक, मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम तक ही लागू होता था। उस वक्त खैर परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमें पता था, परमाणु संख्या के बारे में नहीं पता था। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में भी। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में क्या अंतर होता है। परमाणु संख्या वो होती है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे। और द्रव्यमान जो होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको जमा करके बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है परमाणु द्रव्यमान में और परमाणु संख्या में। खैर, अभी आज की यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक वैलिड था। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। तीसरा, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। मतलब स्टार्टिंग में तो ये वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो असमान गुण वाले थे वो इकट्ठे हो गए और जो समान गुण वाले थे वो अलग हो गए। तो ये वाला वैलिड नहीं हुआ, ये वाला भी सिद्धांत सही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम करेंगे, आओ अभ्यास करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी। भाई, तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अध्ययन को आसान बनाने के लिए थी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखे जो डोब्रेनर के त्रिक दिखाते हैं। तो ये हैं सारे हमारे पास, ये वाला डोब्रेनर के त्रिक में ही आ जाएंगे सारे, ठीक है, ये वाले। फिर है, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज विभक्तियों में पंक्तियों में विभक्त किया है। क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया था, यस। उससे डोब्रेनर का जो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। तो ये सही है। फिर उसके बाद है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएँ लिखिए। 2 सीमाएँ यही हैं कि पहला कि सिर्फ ये कैल्शियम धातु तक लागू होता था, और दूसरा बहुत सारे असमान तत्वों वाले जो तत्व, असमान गुणों वाले जो तत्व हैं वो इकट्ठे आ गए थे, और जो समान गुणों वाले जो तत्व हैं वो अलग हो गए थे। फिर यह है कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, सिर्फ जो पुराने कैल्शियम तक थे वही वैलिड थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोब्रेनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। देखिए, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 35। अगर हम पहला और तीसरा 23 जमा 35 करें और इनका औसत निकालें तो करीब हमारा आ जाता है 29 के करीब, और सिलिकॉन का जो द्रव्यमान है वो 28 के करीब है। तो हाँ, ऑलमोस्ट ये मिलता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने लिखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का अगर आप देखेंगे तो 9 है, ठीक है। कैल्शियम का जो है वो 40 है, तो इसका मतलब 49 हो गया, और इसका औसत निकालेंगे तो ये करीब 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और मैग्नीशियम का भी 24 है। हाँ, तो ये जो है, ये दिए गए जो तत्व हैं वो डोब्रेनर के त्रिक में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों राइट हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी।